तो नोट्स मेकिंग का क्या मैंने किया कि मैंने अपने प्लान को डिवाइड कर लिया। जैसे अगर 6 महीने मेरे पास वक्त है तो मैंने उसे मंथली, वीकली और डेली में डिवाइड कर लिया सारे सिलेबस के टॉपिक्स को। सेम विद जीएस एंड सेम विद ऑप्शनल। एंड देन आई ट्राइड कि किसी हाल में चाहे कुछ हो जाए मुझे इस टॉपिक को इस दिन करना ही करना है। सो दिस वाज माय होल स्ट्रेटजी। और इस तरह रहते हुए मैंने अपने जीएस मेंस के और ऑप्शनल के दोनों के नोट्स कंप्रीहेंसिवली तैयार कर लिए और अभी भी मेरे पास बंडल्स ऑफ नोट्स हैं उसके। सो नोट्स इज योर प्राइमरी वेपन टू। These are the 3 key to success in your UPSC CSE preparation. आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 10 इन UPSC CSE 2020, जिनकी आज हम लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे उनके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों के बारे में। हे एवरीवन, वेलकम टू KMYLT विद टॉपर्स एंड इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। मैं हूं अमन शर्मा। आई एम द फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन अनअकैडमीज प्लस प्लेटफॉर्म। हाय सत्यम एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। सत्यम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा, जब आपका रिजल्ट आया, जब आपने लिस्ट में अपना नाम देखा, हाउ डज इट फील, क्या हुआ उस समय पे? सबसे पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि ये रैंक 10 कैसे आ गया, बिकॉज आई वॉज प्रेइंग कि किसी तरीके से मेरे इस होली PDF में नाम आ जाए, क्योंकि बिकॉज 2.5 years ऑफ हार्ड वर्क था इसके पीछे और आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट इट। सो आई वॉज जस्ट प्लानिंग कि मैं 1 to 100 रैंक तक एक एक करके स्क्रॉल करूँगा एंड देन आई विल सर्च बाय नेम। बट एट द इंस्टेंट आई सॉ द नेम एट 10th पोजिशन एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज इंडीड जो हार्डवर्क लगता है इसके पीछे वो काफ़ी हद तक सफल हुआ। एंड आई वॉज वेरी इमोशनल, आई वॉज क्राइंग, माई फ्रेंड्स वर देयर, आई कॉल टू माई फैमिली एंड दे वर ऑल्सो हैप्पी। सो इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट फॉर मी। तो जब आपने ये रिजल्ट अपना देखा और आपने देखा कि आपने जो सपना देखा वो हकीकत में बदल गया, उससे पहले की जो जर्नी रही, वॉज देयर एनी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जिसने आपको इंस्पायर किया हो इस गोल को अचीव करने के लिए? जी, निश्चित तौर पे कोई भी जर्नी के लिए आपके पास इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मई 2019 में, व्हेन आई एंटर्ड इन माई 3rd year, देयर वाज अ लॉट ऑफ होल स्टोरी बिहाइंड द स्टार्टिंग ऑफ जर्नी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज डेज में मैंने एक इंटर्नशिप किया था विथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रांची इन द फील्ड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। So there I got to know that bureaucracy in one platform or the administration is one platform where I can join and bring positive changes into the life of people. और मेरा यह प्लान भी है फ्यूचर में कि मैं रूरल डेवलपमेंट में काम करूँ और ये मेरा प्राइमरी मोटिवेशन था IAS के फील्ड में आने के लिए। तो आपने अभी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी, सिंस योर कॉलेज डेज? हाँ, मैंने 3rd year में मैंने अपने प्रिपरेशन फुल्ली डेडिकेटेड रूप से, सीरियसली रूप से स्टार्ट कर लिया था और अराउंड 8 to 10 hours आई वॉज गिविंग एवरी डे टू सेल्फ स्टडी। सो इनिशियल में आपको गाइडेंस कैसे मिली, कैसे आपने बुक्स को अपनी सेलेक्ट किया, क्या आपका माइंडसेट रहा कि मैं किन बुक्स के साथ स्टार्ट करूँगा? सबसे पहले तो मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने पहले से लास्ट ईयर UPSC का इंटरव्यू दिया था, इनफैक्ट उनका इस साल सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैंने सबसे पहले उनसे गाइडेंस लिया कि क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट विद बुक्स, हाउ टू विच NCERTs वी आर सपोज टू रीड, विच बुक्स वी आर सपोज टू रीड। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट आई वॉज ऑलरेडी अवेयर कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाती हैं इसमें। एंड आई रेफर टू लॉट ऑफ टॉपर्स वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, जितने भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं स्ट्रेटजी के मैंने उसको देखा। साथ ही साथ टॉपर्स के मैंने ब्लॉग्स पढ़े, जो भी उन्होंने बुक लिस्ट सजेस्ट किया है, जो भी उन्होंने करंट अफेयर्स, जो कुछ भी उन्होंने सजेस्ट किया है, मैंने सबके वीडियोज़ देखे। एंड देन आई डिलिनिएटेड माई ओन स्ट्रैटेजी कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें करनी है। और उसके अलावा मैंने कोचिंग भी ज्वाइन किया, बिकॉज देयर इज़ अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई भी चांस लूँ इसके लिए। दैट इज़ वाई आई वॉज फुल्ली इक्विप्ड टू डील विथ इट। आई वुड लव टू आस्क कि वो आपकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या थी, जो आपने बाकी सारे टॉपर्स के सुन के एक अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई वो क्या थी? जी, मैं तो ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें सारे टॉपर्स में कॉमन होती है। पहला तो यह है, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर 8 to 10 hours ऑफ सेल्फ स्टडी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर डूइंग कोचिंग और नॉट। तो दूसरी चीज़ ये है, यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट। बहुत लोग क्या होता है कि एक दिन उन्होंने 12-13 घंटे पढ़ाई किया, अगले दिन एकदम मौज काट लिए, घूम लिए। देन आई थिंक दिस इज नॉट डन। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडी, देन ओनली दैट विल प्रोड्यूस रिजल्ट। एंड थर्ड थिंग इज दैट यू हैव टू स्टडी प्लान वाइज। आई मीन, अगर आप लड़ने जा रहे हैं देन यू मस्ट हैव अ स्ट्रेटजी, यू मस्ट हैव अ प्लान। सो व्हाट आई डिड वाज आई डिलिनिएटेड माई होल प्लान इनटू 6 month, monthly, weekly and daily plans, and irrespective of how many hours आई हैव टू गिव, मैं ट्राई करता था कि उन टॉपिक्स को जो भी मैंने डिवाइड किए हैं उसको मैं कंप्लीट करूँ उस डे पे।
तो ये मेरा एक ब्रॉड स्ट्रेटजी था, ये मैंने जो टॉपर्स के वीडियोस हैं उनसे सीखा। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो था उसके लिए आपने क्या परफेक्ट चीज़ें करी? मेरा मानना ये है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सबसे अनप्रिडिक्टेबल है और कुछ हद तक डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि मैंने देखा है पिछले पास्ट ईयर्स के पैटर्न ये और डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो काफ़ी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरा प्रीलिम्स के पहले जब मैंने मई 2019 में अपनी तैयारी शुरू की और मेरा प्रीलिम्स मई 2020 में शेड्यूल्ड था अगर कोरोना नहीं आता तो ड्यू टू कोविड क्राइसिस। सो मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान प्रीलिम्स पे दिया। लाइक द स्टैंडर्ड बुक्स जो भी होते हैं, लक्ष्मीकांत, द स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने उन बुक्स को मिनिमम 15 to 20 टाइम्स पढ़ा। और भी बाकी बुक्स मैंने मिनिमम 10 to 12 टाइम्स मैंने उसे पूरा कवर टू कवर पढ़ाई किया था। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारा ध्यान मॉक्स पेपर पे दिया। लाइक फ्रॉम मई 2019 टू February 2020 आई फोकस्ड इंटायरली ऑन रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड बुक्स as many times as I could. And after February, I devoted my times to solve mock papers. Like I solved around 120 mocks from February to the prelims in October 2020. And then I revised the solution of those mocks 4-5 times. मैंने जो कंपाइलेशंस होते हैं करंट अफेयर्स के, मैंने उसको भी 4-5 बार रिवीजन किया और साथ ही साथ मेरे जो स्टैंडर्ड बुक्स के रिवीजन थे वो भी चल रहे थे। तो ये मेरा ब्रॉड स्ट्रेटजी था प्रीलिम्स के लिए। कुछ चीज़ें होती हैं प्रीलिम्स के अंदर जो कि थोड़ी सी अनकन्वेंशनल होती हैं, मतलब जिसके अंदर जो हमारी बेसिक बुक्स होती हैं वो भी उतनी ज़्यादा काम नहीं आ पाती हैं। क्योंकि जैसे मान लो साइंस एंड टेक है, आर्ट एंड कल्चर हो गया या करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हो गई, तो इन चीज़ों को आपने किस तरीके से हैंडल किया? सबसे पहले अगर साइंस एंड टेक की बात करें तो पिछले कुछ सालों में साइंस एंड टेक का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको मार्केट में जो भी साइंस एंड टेक के मटेरियल मिल रहे हैं अच्छे खासे, उन्हें आप खरीद लें। मैंने यही किया था, जो भी मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो मैं उसे खरीद के ले आता था एंड देन आई यूज टू रीड दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, साइंस एंड टेक में क्या है कि कॉमन सेंस से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से साइंस एंड टेक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस एंड टेक, देन इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने क्या किया था, मैंने प्रीलिम्स के अराउंड 1 मंथ पहले गूगल पे सर्च किया एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर 21st सेंचुरी। तो उसमें बहुत सारे एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के नाम बाहर आ गए और फिर मैंने उन हर टॉपिक को अच्छे से एकदम रिसर्च करके पढ़ाई किया, क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में यूपीएससी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछ रही है, भले वो 5G हो या वोल्टी हो। तो ये मेरा ब्रॉड स्टडी साइंस एंड टेक के लिए था। फॉर करंट अफेयर्स आई रेफर टू मंथली मैगजीन एंड कंपाइलेशन। एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें काफ़ी मेमोराइज करना पड़ता है। बट आई मेड नोट्स फ्रॉम द NCERT क्लास 11th as well as ancient India old NCERT and I try to memorize it to the best level that I could. जो प्रीलिम्स का GS पेपर 2 होता है CSAT जी ना, उसकी तैयारी आपने कब से चालू करी थी और उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? जी CSAT के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने अपना 12th PCM से किया है। मेरा साइंस बैकग्राउंड था 12th क्लास में, भले ही मेरा ग्रेजुएशन आर्ट से हुआ है। तो आई डिड नॉट फाइंड CSAT मच डिफिकल्ट। मैंने क्या किया था, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, लाइक मैंने 2019 का पेपर डाउनलोड किया फ़ोन में एंड देन विदाउट एनी प्रिपरेशन मैंने उस पेपर को सॉल्व किया टू सी कि बिना प्रिपरेशन के कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे, सो डैट आई कैन स्ट्रेटजाइज लेटर। तो मेरे उसमें 110-120 के अराउंड स्कोर आ रहे थे। बट अगेन पढ़ना तो पड़ता ही है। तो 1 वीक बिफोर CSAT RS अग्रवाल मैंने अपने दोस्त से लिया और उसके जो फार्मूलाज हैं मेन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, उसको बस ऊपर से मैंने देख लिया था। दैट्स इट फॉर CSAT। जब आप अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने गए उस समय पर क्या फील था, और जब एग्जामिनेशन पेपर को आप देख रहे थे क्या कोई स्ट्रेटेजी थी आपके ब्रेन में? जी, स्ट्रेटजी तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर वॉर में जा रहे हैं, यू मस्ट हैव अ प्लान, यू मस्ट हैव अ स्ट्रेटजी। तो मैंने जितने भी मॉक पेपर दिए थे, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया था कि 80 to 85 क्वेश्चंस मुझे किसी हाल में अटेम्प्ट करने हैं। अदर देन दैट देयर इज़ नो चांस टू क्रॉस द कट ऑफ। तो मैंने प्रीलिम्स में 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए एंड मेरा ये स्ट्रेटजी था, मैंने राउंड्स में क्वेश्चन सॉल्व किए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट राउंड में आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिसमें एटलीस्ट आप 90% श्योर हैं। एंड देन फॉर द अदर क्वेश्चंस यू हैव टू मार्क आउट कि विच क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू डू इन सब्सिक्वेंट राउंड। सो यही मेरा स्ट्रेटजी था एंड यही आई थिंक इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट द प्रीलिम्स पेपर।
अभी जब हम लोग बात कर रहे थे आपने मुझे बताया था कि शुरू के जब 10 क्वेश्चन थे जी, दे जी, वर जी। अ लिटिल बिट चैलेंजिंग। हाँ। सो वो जो एक माइंडसेट होता है, जी। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं एग्जाम देते हैं कि जैसे पेपर खोला और मुझे शुरू वाले सवाल नहीं आए, नहीं। उसके बाद बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे आगे आता भी होता है तो भी वहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर वो एग्जामिनेशन में गलत मार्क कर देते हैं। तो आपने उस चीज़ को कैसे बैलेंस आउट किया? हाँ, आपने बिल्कुल, जैसे मुझे सेट डी मिला था प्रीलिम्स में, तो जो शुरू के पहले से 10 तक क्वेश्चंस थे वो बहुत ही मेरे लिए अनकन्वेंशनल एंड डिफ़िकल्ट थे। तो इसका प्रेशर झेलने का एक ही तरीका है, यू हैव टू अटेम्प्ट एन नंबर ऑफ मॉक्स, क्योंकि जब तक आप मॉक्स नहीं देंगे यू वोंट गेट इनटू दैट अवतार, बिकॉज यू हैव टू रिफ्लेक्ट योर नेचुरल परफॉर्मेंस इन प्रीलिम्स। सो मैंने मॉक्स में इससे भी खराब दिन देखे थे। जब भी मैं मॉक्स घर पे सॉल्व करता था, कई सारे एंशिएंट के टेस्ट में मेरे 60 नंबर 70 नंबर ऐसे आते थे, ऑल्दो बाकी मॉक्स में मेरे हमेशा 100+ नंबर आए। तो उन एक्सपीरियंसेस के वजह से जो मैंने प्रेशर था एग्जाम में वो सही तरीके से हैंडल किया कि कोई बात नहीं, शुरू के 10 क्वेश्चन है, बाद में तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही। सो यू डू नॉट हैव टू लूज योर टेम्पर, जस्ट बी काम एंड एक्ट नेचुरल। तो यही रहेगा। यूपीएससी की जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पोर्शन होता है करंट अफेयर्स। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से समझा है कि अगर करंट अफेयर्स को बेसिक से लिंक कर दिया जाए तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी आसानी से हो जाती है। पढ़िए मेरे साथ और न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर करें एक आसान तरीके से। मैं हूं अमन शर्मा और मैं यूपीएससी सीएससी के लिए अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूं। आपने बहुत सारे मॉक्स दिए, जी फिर आपने उनको घर आके एनालाइज किया, रिवाइज किया, जी। है ना। बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं उस चीज़ को, तो उसमें क्या आपका सजेशन रहेगा? सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि मॉक्स में यू हैव टू इंश्योर, ऑल्दो बहुत लोग कहते हैं कि मॉक्स में नंबर डजेंट मैटर, बट आई पर्सनली फील दैट नंबर डज मैटर, बिकॉज जो भी आप मॉक्स में स्कोर कर रहे हैं दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर नॉलेज लेवल। तो आप अच्छे से पहले बुक्स को पढ़ लें 10 बार, देन यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक। यू सी कि आपको नंबर्स कितने आ रहे हैं उसमें, अटेम्प्ट विथ फुल ऑनेस्टी। इफ़ यू आर स्कोरिंग 100+ कंसिस्टेंटली देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो यू हैव टू एनालाइज कि आपका वीकर एरिया कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा हमेशा से वीकर एरिया हिस्ट्री का पोर्शन रहा है, तो मैंने हिस्ट्री को ज़्यादा वक्त दिया। सेकेंड थिंग कि मॉक्स अटेम्प्ट करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि व्हाट इज़ द अमाउंट, मतलब कितने क्वेश्चंस आपको असल एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि उनके सॉल्यूशंस को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, उसको बार बार रिवाइज करें। मैंने अगर 100 से 120 मॉक्स दिए तो मैंने सारे सॉल्यूशंस को कम से कम 4-5 बार रिवाइज किया। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक्स के लिए। आपने अपनी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को इंटीग्रेट करना कैसे स्टार्ट किया, और किस तरीके से, जैसे प्रीलिम्स से पहले आपने जैसे बोला गियर शिफ्ट करना, वो गियर कैसे शिफ्ट किया आप? मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मुझे प्रीलिम्स से बहुत डर लगता है, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज है, अगर यहाँ पे आप फेल हुए देन आपका पूरा प्रिपरेशन 1 साल 1.5 साल का वही रह जाता है। तो प्रीलिम्स पे मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया एट द कॉस्ट ऑफ मेंस प्रिपरेशन। तो बिफोर प्रीलिम्स आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर मेंस। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मतलब बहुत बार किताबें पढ़ी, लिमिटेड सोर्स रखा, मल्टीपल रिवीजन किए और मॉक्स सॉल्व किए। एज फार एज इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की बात है तो मैंने अपने टाइम को डिवाइड कर लिया था। लाइक अगर मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं तो आई विल गिव 6 आवर और 5 आवर्स टू प्रीलिम्स, 5 आवर्स टू मेंस एंड ऑप्शनल। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को अपने कंफर्ट के हिसाब से डिवाइड कर लें। एंड एज फार एज गियर चेंज की बात है तो लाइक 4 months बिफोर प्रीलिम्स, लाइक इन फरवरी, यू हैव टू स्टार्ट टोटली कि पूरा आप प्रीलिम्स पे ही फोकस रखना है, 4 महीने उसमें मॉक सॉल्व करने हैं। एंड देन आफ्टर दैट अगर आपके प्रीलिम्स क्लियर होते हैं देन मेंस पे तो आपको फोकस करना ही। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद और मेंस से पहले बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है, उस टाइम को आपने कैसे मैनेज किया अपने GS 1, 2, 3 और 4 और ऑप्शनल के बीच में? तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच अराउंड 3 months का टाइम मुझे मिला था, और आई फेल्ट दैट वो 3 months काफ़ी कम होते हैं अगर मेंस के सिलेबस को देखा जाए तो। एंड आई वॉज नॉट इवन डन विथ माई ऑप्शनल इवन वंस, सेम विथ GS पेपर्स। तो मैंने अपने GS पेपर्स के कम्प्रीहेंसिव नोट्स प्रीलिम्स से पहले तैयार कर लिए थे, बट नॉट ऑफ ऑल टॉपिक्स। मेरे GS 3 के इकोनॉमिक्स पोर्शन बाकी था, सोसाइटी बाकी थी, तो ऐसे स्कैटर्ड पोर्शंस जो प्रीलिम्स के पहले मेरे बाकी थे मैंने उसको प्रीलिम्स के नेक्स्ट मंथ में किया। तो प्रीलिम्स का अगला 1 महीना मैंने टोटल नोट मेकिंग पे दिया। मैंने अगले 1-1.5 महीने ऑप्शनल के नोट्स जो बचे हुए थे, जो भी मेंस के नोट्स जो बचे हुए थे, मैंने उसको कम्प्रहेंसिवली बनाया।
एंड देन आई स्टार्टेड टू गिव माई मेंस मॉक्स। आई वुड से डैट मैंने अपने जीएस के सारे मॉक्स एक्सेप्ट एथिक्स एंड एसे सारे मॉक्स मैंने प्रीलिम्स के बाद ही दिए, इनफैक्ट ऑप्शनल 2। सो आप कंप्रिहेंसिव नोट्स तैयार करें उस 3 महीने में और उसको रिवाइज करें बार बार। Can you please elaborate about your note making strategy? हाँ, sure. I mean, I feel that for mains, notes making is, I mean, I cannot emphasize the importance of note making enough because it is very important. For prelims, I did not make any notes except for the ancient part because you know ancient is always my weaker section and मुझे उसमें बार बार रटना पड़ता था. So I made notes and I used to memorize that. Except that, no note making for prelims. For mains, everything is based on note making, right? Except like modern history, you don't have to make notes. For polity section, the static portion, you can avoid making notes. But like in GS3, internal security, economics, disaster management, science and tech, you will have to make notes. In GS2, again, governance is there, IR is there, and there are many scattered topics here and there, you have to make notes. Similarly, GS1 में सोसाइटी के नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, ज्योग्राफी के बनाने ही बनाने हैं. तो नोट्स मेकिंग का क्या मैंने किया कि मैंने अपने प्लान को डिवाइड कर लिया. जैसे अगर 6 महीने मेरे पास वक्त है तो मैंने उसे मंथली, वीकली और डेली में डिवाइड कर लिया सारे सिलेबस के टॉपिक्स को. सेम विथ जीएस एंड सेम विथ ऑप्शनल. एंड देन आई ट्राइड कि किसी हाल में चाहे कुछ हो जाए, मुझे इस टॉपिक को इस दिन करना ही करना है. सो दिस वाज माय होल स्ट्रेटजी. और इस तरह रहते हुए मैंने अपने जीएस मेंस के और ऑप्शनल के दोनों के नोट्स कंप्रीहेंसिवली तैयार कर लिए और अभी भी मेरे पास बंडल्स ऑफ नोट्स हैं उसके. सो notes is your primary weapon to fight this war. So GS पेपर 1, 2, 3, 4 इनके लिए आपकी कोई स्पेसिफिक बुक लिस्ट रही? जी, मेरी एज सच बुक लिस्ट नहीं रही. जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वो तो पढ़ना ही है. अपार्ट फ्रॉम डैट मैंने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल निकलते हैं मैंने उसको रेफ़र किया जो कि मार्केट में अवेलेबल है. तो हर टॉपिक के ऊपर मैंने मार्केट से मटेरियल खरीद लिए और मैंने किसी एक सोर्स को रेफ़र नहीं किया. मेंस के लिए मैंने मल्टीपल सोर्सेज को रेफ़र किया और मैंने फिर अपने कंपाइल्ड नोट्स बनाए. मैंने फॉर एग्जांपल कि आप एक सोर्स को लैपटॉप पे ओपन कर लो और 2 सोर्स को आप अपने दोनों तरफ खोल लो एंड देन इन द तीनों को हेल्प लेते हुए आप अपना सेल्फ नोट्स बनाओ. सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी. एंड अपार्ट फ्रॉम डैट मैंने टॉपर्स के नोट्स जो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं, इवन एवर नोट पे और ब्लॉग्स हैं उनके, तो मैंने उनके नोट्स से भी अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन किया. और साथ ही साथ जो भी कंपाइलेशन आता है मेंस के पहले, मैंने उससे भी अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन किया. तो काफ़ी कंप्रीहेंसिव नोट्स मेरे बन चुके थे मेंस के. इन चारों जीएस पेपर में कोई ऐसा पेपर जो आपको लगता हो कि ये वाला थोड़ा टफ है? जी, मैंने हमेशा से माना है कि एथिक्स पेपर मुझे टफ लगता है बिकॉज उसमें क्या है कि योर इंग्लिश मस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज उसमें आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं और साथ ही साथ उसमें बहुत ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं. केस स्टडीज़ कैन बी लॉन्ग. सो GS4 मुझे हमेशा से टफ लगा है. तो उसको कैसे बैलेंस आउट किया? जी, उसके लिए मैंने काफ़ी फोकस किया. आई मीन मैंने GS4 यानी एथिक्स पेपर के लिए स्पेशली एक टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया जिसमें मैंने 7 टेस्ट ओनली फॉर एथिक्स लिखे और उसके अलावा मैंने GS4 के भी हर टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाए. जो भी टॉपिक मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, हर सब टॉपिक्स एंड टॉपिक्स पे मैंने कंप्रीहेंसिव नोट्स बनाए. I revised that a number of times. I added current affairs examples in that, facts, figures, and then I wrote the tests. So, and I also revised the solution of the test. So this was my comprehensive strategy for GS4. ऐसे पेपर एक ऐसा पेपर रहता है जिसको लेकर थोड़ा सा फियर रहता है ना, कि इतने सारे शब्द कैसे लिखेंगे और कुछ टाइम बाद ना बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवनेस भी होने लगती है. सो कभी ऐसा हुआ हो कि आपने दिया हो ऐसे और अटक गए हो और फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रोवाइज किया हो, तो वो चीज़ें कैसे किया आपने? हाँ, ऐसे पेपर में बिल्कुल निश्चित तौर पे होता है और ऐसे में कभी कभी काफ़ी जनरल टॉपिक पूछा जाता है. तो जब मैंने ऐसे स्टार्ट करना लिखना शुरू किया था, लाइक मैंने अपना पहला ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट करने के 3-4 महीने बाद लिखा था, अराउंड नवंबर और दिसंबर इन 2019. तो ऐसे लिखते लिखते अटक जाते थे कि अब लिखे तो लिखे क्या, है ना, कि अब तो मेरे पास कुछ कंटेंट बचा ही नहीं एंड देन यू हैव टू फिल द पेजेस. अब डायमेंशंस नहीं है मेरे पास. तो शुरू में दिक्कतें ज़रूर आती थी पर बाद में मैंने एसए के लिए भी काफ़ी कंप्रीहेंसिव तौर पे प्रिपरेशन किया. मैंने उसके हर मेन टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट है, उसके बाद आपके पास सोशल मीडिया है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सारे ब्रॉड टॉपिक्स पे मैंने कंप्रीहेंसिव नोट्स बनाए. मैंने मार्केट्स में जो भी मटेरियल अवेलेबल है उससे नोट्स बनाए. मैंने कोर्स इंटरनेट से इकट्ठा किए. मैंने करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स ऐड किए और एक
प्रीवियस टॉपर अनुदीप दुरुशेट्टी की एक किताब है फंडामेंटल्स ऑफ एसे राइटिंग, मैंने उसका काफ़ी हेल्प लिया, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है इसको कि ऐसे लिखना कैसे है, और तब जाके मेरा ऐसे यूपीएससी के लेवल का हो पाया। ग्रेट। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो पॉलिटिकल साइंस था और आपने अपनी ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस में की। सो पॉलिटिकल साइंस में आपने कोई, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने कोई इतनी ज़्यादा कोई कोचिंग वगैरह भी आपने ज्वाइन नहीं की। सो आपने किस तरीके से अपनी ग्रेजुएशन को यूपीएससी सिलेबस के साथ मैच आउट किया, और जो पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं जो कि बाकी सारे एस्पिरेंट्स को हेल्प करेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर के लिए कोई क्लासरूम कोचिंग नहीं लिया था, परंतु मैंने क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन किया था एक कोचिंग में, और चूंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिकल साइंस में तो मुझे उसे समझने में उतनी दिक्कत नहीं हुई, और मैंने इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र किया। जितने भी टॉपर्स के जब मैंने वीडियोस देखे, जब मैंने ब्लॉग्स पढ़े, तो मैंने एक बुक लिस्ट तैयार कर लिया कि इन सेक्शंस के लिए इन बुक्स को फॉलो करना है। तो मैंने वही डाउनलोड किया, कुछ को खरीद लिया, कुछ कोई बुक फॉर्मेट में किसी से ले लिया, एंड देन आई मेड माई सेल्फ नोट्स ऑन एवरी सिंगल टॉपिक ऑफ ऑप्शनल, एंड मैंने फिर मॉक्स लिखे, एंड देन इट हेल्प्ड मी टू सिक्योर गुड मार्क्स इन ऑप्शनल। प्रोज एंड कॉन्स? ये प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करूं तो सारे ऑप्शनल के होते हैं। पीएसआईआर में प्रोज तो ये है कि इसका GS2 और GS इवन 3 के साथ भी ओवरलैपिंग है, साथ ही साथ ये एक स्कोरिंग पेपर भी है। अगर आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, सारे क्वेश्चंस की एवरेज और क्वालिटी आंसर्स लिख लें, और साथ ही साथ इसमें ये भी है कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, चूँकि इसमें इंटरनेशनल रिलेशन आ जाता है तो ये डायनेमिज्म है, और इसमें वही सब चीज़ें हैं जो आप आस-पास देखते हैं, लाइक जो भी पॉलिटी के सेक्शंस हैं, जो भी आईआर के सेक्शन हैं, तो इंटरेस्टिंग है। कॉन्स की बात करें तो इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये एक रे की तरह है जो एक साइड से शुरू होती है, बट इसका एंड नहीं है कहीं, बिकॉज यू नो पेपर 2 इज इंटायरली आईआर, एंड आईआर का कोई एंड नहीं। अगर नया इवेंट हो जाता है मेंस के 10 दिनों पहले तो क्या पता वो भी पूछ लें। तो यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद करंट अफेयर्स एज वेल एज जो उसके स्टैटिक बुक्स हैं उसके भी सिलेबस बड़े हैं, तो ये इसका मेन कौन है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस पेपर में कोई और कमी। आपने करंट अफेयर्स के बारे में बात करी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन सीएसई प्रिपरेशन? जी, मेरा मानना है करंट अफेयर्स तो इंट्रिंसिक पार्ट है, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने हमेशा से 2 न्यूज़पेपर पढ़े, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। मेरा ये रूटीन था कि सुबह, चूँकि मैंने रात में पढ़ा है तो सोने से पहले मेरा इंडियन एक्सप्रेस होना था और उठने के बाद हिंदू होता था। तो 2 न्यूज़पेपर हमेशा मैंने पढ़ा है। साथ ही साथ एक मंथली जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है वो मैंने किया। मैंने कहीं कोई नोट्स नहीं बनाया। हाँ, आप मेंस के लिए नोट्स बना सकते हैं, बट ओनली बिटवीन प्री एंड मेंस। बाकी टाइम आप नोट्स ना बनाएं, सिर्फ पढ़ें इसको, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग ना 2 डिफरेंट डायमेंशंस हो गई हैं। आप अपने विचार क्या रखना चाहेंगे इन दोनों के बारे में? जी, मैं तो ये कहूँगा कि बात बराबर है। इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम होम देयर इज़ नो इशू। आपका डेडिकेशन मैटर करता है, आपका हार्डवर्क मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने ऑफलाइन कोचिंग लिया, परंतु प्रीलिम्स के बाद जो मैंने मेंस का क्रैश कोर्स किया वो मेरा ऑनलाइन था। हाँ, तो बिल्कुल मैंने कहीं भी कोई डिफरेंस फेस नहीं किया कि यार अब समझ नहीं आ रहा है। सो घर बैठे ही मैंने प्रीलिम्स में रूम में बैठ के ही पूरा सब कुछ किया, भले ही मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। व्हाट मैटर्स इज योर डेडिकेशन एंड परसिस्टेंस लेवल। प्रिपरेशन के दौरान कभी कभार अप्स एंड डाउन्स दोनों देखने पड़ते हैं, तो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट इट? जी बिल्कुल, मतलब हाई लोज तो आते रहते हैं लाइफ में, और ये मैटर करता है कि आप उसको डील कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी कभी मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छे नहीं आते थे, प्री में, हिस्ट्री में, तो मैं काफ़ी लेट डाउन फील करता था। अब पॉलिटी में एकदम छप्पर फाड़ के नंबर आ रहे हैं तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता था। तो हाई लो आपको मैनेज करना है, आपको लेट डाउन की हार नहीं मानना है। अब मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेंस के 1 वीक पहले आई वाज फीलिंग टू मच बर्डन, तो मैंने घर पे कॉल किया और बोला मम्मी से कि नहीं होने वाला, ये मेंस हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। बट अगेन माय मदर सेड कि जो होगा देखा जाएगा, यू हैव टू अटेम्प्ट, फ्री माइंड से जाओ, कोई प्रेशर ना लो। तो यही मैं कहूँगा कि यू जस्ट हैव टू मेंटेन परसिस्टेंसी, राइट, और प्रेशर में ना आए, एकदम काम माइंड और कूल माइंड से रहें। हाई लोज आते रहेंगे, यू जस्ट हैव टू फेस इट। अपने आप को कंसिस्टेंट रखने के लिए वाज देयर एनी एक्टिविटी जिसको आप फॉलो करते थे, या कोई एक हॉबी जिसको आप पसंद करते हैं? जी, मेरी फोटोग्राफी हमेशा से एक हॉबी रही है। तो मैं जब भी लोड फील करता था, मैं अपने फ्रेंड से कैमरा लेके फोटोग्राफी करने ओल्ड दिल्ली या फिर कहीं भी इधर उधर निकल जाया करता था। और साथ ही साथ मैं नॉन फिक्शन बुक्स भी काफ़ी पढ़ता हूँ।
तो कई सारे राइटर्स की नॉन फिक्शन बुक्स मेरे रूम में रखी हुई हैं, तो मैं उसको रीड कर लेता था जब भी मुझे लो फील होता था। How much was the support of your peer groups around you in this preparation? मैं तो ये कहूँगा सर कि पीयर ग्रुप्स आप लिमिटेड रखें। मेरा यूपीएससी के फील्ड में सिर्फ एक दोस्त था, और आप जितना लिमिटेड सोशल सर्कल रखेंगे इस टाइम पे उतना आपको बेनिफिशियल होगा, बिकॉज पीयर ग्रुप समटाइम्स टेंड टू वेस्ट आवर टाइम। आप चाय पे चर्चा करने निकल जाते हो, आप 10 मिनट पढ़े नहीं कि मन नहीं लग रहा है, आपको वो डिस्टर्ब करे। सो पीयर ग्रुप आप अवॉइड करें। हाँ, एक दो क्लोज फ्रेंड होना जरूरी है जो आप ही के माइंडसेट का हो, जो कि आप ही की तरह हार्ड वर्क कर रहा हो। एक्सेप्ट डैट, अवॉइड पीयर ग्रुप एंड पॉजिटिव पीयर ग्रुप ऑलवेज हेल्प। लाइक मेरा जो फ्रेंड था हर्ष, उसने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प किया, मेरी फाइनेंशियल हेल्प की। तो पॉजिटिव पीयर ग्रुप रखें और बाकियों से दूर रहें, फिर स्पेशली इस प्रिपरेशन टाइम में। How was your interview? अपने इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए। जी, इंटरव्यू मेरा काफ़ी अजीब था। आई मीन अजीब नॉट इन द सेंस कि खराब गया। माई इंटरव्यू वेंट गुड एंड आई हैड अ पॉजिटिव फीलिंग कि हाँ अच्छा गया इंटरव्यू एंड आई मस्ट गेट गुड मार्क्स। बट सबसे बड़ी इशू ये थी कि मेरा इंटरव्यू ओनली 17-18 मिनट्स चला। आई मीन आई वॉज टू वरीड अबाउट इट, क्योंकि यूजुअली इंटरव्यू जो है कैंडिडेट्स का 25-30 मिनट्स तो चलता ही चलता है। एंड मेनी पीपल से कि टॉपर्स का और जाता है, बिकॉज बोर्ड मेंबर्स को बातें करना अच्छा लगता है टॉपर के साथ। बट मेरा 17-18 मिनट्स चला, तो मैं काफ़ी डाउट में था कि यार सर ने इतना जल्दी क्यों भगा दिया, क्या सर को मेरी बातें पसंद नहीं आई। बट अगेन इट वेंट वेल एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम डैफ। I mean 80 to 90% question were from DAF. Prepare your DAF thoroughly and do not waste your college days only in preparation of UPSC exam. Explore your personality. That will make your DAF look good. Was there any question in your interview जो आप हम सबको बताना चाहते हो? Yes, around 80% questions were from DAF only, but एक member सर थे जो हमेशा दीवार के कोने में देख रहे थे, irrespective of my answers. तो that was मेरा कॉन्फिडेंस उससे थोड़ा कम हो रहा था। उन्होंने एक सवाल पूछा कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक क्यों है, सर्विसेज सेक्टर में हमारे पास MNCs हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्यों नहीं है, और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विज़न है लोकल टू ग्लोबल, उसे हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। तो जो मैंने सर को आंसर दिया, ही वॉज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। उन्हें लगा कि मैं गवर्नमेंट को ही ब्लेम कर रहा हूँ, बट अगेन आई एडेड सम मोर पॉइंट्स एंड देन ही वॉज सेटिस्फाइड। सो मुझे यहाँ पे लगा कहीं गलती ना हो जाए। सो दिस इज वन क्वेश्चन। आंसर राइटिंग इज अ थिंग जो कि आपको एक एक्स्ट्रा एज देती है मेंस के अंदर। तो आंसर राइटिंग के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, और आपने धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? आई फील आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, और मेरा कुछ पॉइंट्स रहेगा आंसर राइटिंग में। पहला कि यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। आई मीन कॉम्पैक्ट आंसर्स आपको लिखने हैं, यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स, यू हैव टू यूज lot of diagrams, lot of flow charts, lot of creativity in your answers. You have to make आपका आंसर जब एग्जामिनर पढ़ें तो वो लगे कि हाँ दिस कॉप इज डिफरेंट, तो वो आपको डिफरेंट नंबर्स भी देंगे। तो आपको पॉइंट्स में लिखना है, फ्लो चार्ट्स यूज़ करना है, कंटेंट प्रोसाइज लिखना है, क्वेश्चन के डिमांड को डायरेक्ट हिट करना है। एंड जो भी आप फ्लो चार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, प्रिपेयर दोज इन एडवांस। लाइक जब भी आप नोट्स बना रहे हैं मेंस के लिए, सो आप उन नोट्स में भी उन डायग्राम्स को इंक्लूड करें ताकि आप डायरेक्टली आंसर उसे लिख सकें। एंड आई डू नॉट बिलीव इन डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑनेस्टली। तो आपको पहले कंप्रिहेंसिव नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं घर पे, रिवाइज दैट एंड देन स्टार्ट टू राइट आंसर्स। सत्यम, इट वॉज अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू। बहुत मज़ा आया, आपके बारे में बहुत सारी हमें बातें पता लगी, और जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर काफ़ी सारी नई नई चीज़ें पता लगी होंगी। अब आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है और हमें और भी ज़्यादा मज़ेदार बातें आपके बारे में पता लगेंगी। So if you had to change your name, what would your new name would be, and why would you choose that name? Well, I think that I will like to keep my name because this reminds me of Mahatma Gandhi and I follow his principles. So Satyam Gandhi would be more better. What job would you be absolutely horrible at? I think I can do any job, but that must not be a desk job. I do not like desk job at all. Yes, it might be a desk job, but it must have some field component in that. Is there any app that you hate but you always use? Yes, it is Instagram. What's something you have tried that you will never ever try again? I don't think there is any such things. Who is the most important person in your life? I think she is my mother. So, What is your favorite food? my favorite food, I guess, is pizza. So I am fan of pizza. If you could learn any language fluently, what would it be?
I want to learn Russian, so let's see. Any specific thing like about Russian? No, nothing is specific, but I love the accent part, so I would like to understand and read Russian. Okay. When things break, do you prefer to fix them or replace them? Well, it depends. The key thing kya hai, if it is replaceable or if it is unaffordable, so it depends upon the thing. If you had world's attention on you, then what will be the thing you will say? Well, I would like to give some positive message to the world if they are looking towards me. For example, in case of civic sense or in sanitation or in developing good habits and not wasting time, these are the things that I would like to convey. Would you leave your hometown forever or stay in your hometown forever? Well, I don't think that there is a choice in between, because as per the demand of time, you have to be flexible. So this would be the thing. And what are your plans after this talk? Well, let's see. I have many things scheduled for the next 15 to 20 days, and then I have to spend some time at my home. That Chhath Puja is also coming. I am very eagerly waiting for that, and then I will depart for the training in Mussoorie. Any message for the aspirants जो कि यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में एंटर कर रहे हैं या करेंटली प्रिपरेशन के अंदर है? जी, मैं कुछ मैसेज देना चाहूँगा. पहला तो ये होगा कि यू मस्ट हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट कि आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं. डो नॉट कम कि पावर है और अट्रैक्शन है, रुतबा है, ये एक परमानेंट चीज़ नहीं है. यू मस्ट हैव एन ओरिजिनल पर्पस टू कम हियर. सेकेंड, यू मस्ट हैव टू बी डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-12 घंटे आपने एक दिन पढ़ा और अगले 2 दिन आपने पार्टी कर ली, मौज काट ली. नहीं, आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना होगा. तीसरा पॉइंट ये है कि यू मस्ट हैव अ गुड पीयर ग्रुप, अदरवाइज डू नॉट हैव फ्रेंड्स एट ऑल. यू मस्ट नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन, बिकॉज समय आपका बहुत कीमती है. यू मस्ट हैव टू स्टडी 10 to 12 hours a day as a self study. So these 3 are my advices which I would like to give to the future UPSC.